नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बहुत बेहद खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया जब ये क्लास आपकी स्टार्ट हुई है तो इसमें एक बात आप सटीकता के साथ समझ लीजिएगा कि अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। वत्स मैटर इस बार ऐसा होगा कि आपका दरोगा में सिलेक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट में राइम मैच नहीं करी। बेटा मैं राइम मैच करने नहीं आया, आपकी किस्मत को दरोगा से मैच करने के लिए आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस भौकाली क्लास को, और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से रखते हुए कंप्लीट अवेलेबल आपको मैं करा रहा हूं यूपी जीके को, वो भी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आपको कंप्लीट यूपी जीके देखने को मिलने वाली है, और उसी क्रम में इस चीज को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चीजों को उस स्तर पर आगे लेके जा रहे हैं जिसकी वास्तविकता में आपको जरूरत है। चलिए जी, तो यूपीएसआई 2025 के लिए यूपी जीके की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर थियरी और प्रैक्टिस दोनों चीज कराऊंगा। कल की क्लास में भी मैंने कुछ इसी प्रकार का भौकाल आप लोगों को दिखाया, आपको समझाया कि भाई साहब किस तरीके की चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। और अगर मैं आपको प्लेलिस्ट बताऊं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं यूपी जीके के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट। कल की क्लास को 18 से 20 हजार लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो बच्चे हैं जो वास्तविकता में अपने सिलेक्शन के लिए एकाग्र हैं, जैसे आप लोग हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है ताकि आपके मन के अंदर अगर कोई भी मतलब अभी भी ये विचार आ रहा है कि नहीं जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, हर चीज की तरीके से उस चीज को समझाया जा रहा है। तो पहली क्लास कल हो चुकी है, आज दूसरी क्लास हो रही है। सेम चीज आपको बीएनएस में देखने को मिले। बीएनएस की प्रैक्टिस क्लास भी है, मूल विधि प्रैक्टिस क्लास भी है, कंप्लीट बीएनएस भी है। ठीक है, कंप्लीट दिल्ली पुलिस के लिए भी काम चल रहा है। उसके अलावा आपका जो काम है सीजीएल के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, पैट के लिए भी है, और कंप्लीट बाकी एग्जाम्स के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी। तो हर एक तरीके की प्लेलिस्ट चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि वन वर्सेस मेनी पर्संस हो रखी है। तो इसी वजह से मैंने भी कह दिया है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को आगे स्तर पर बढ़ाते हैं। कल की क्लास के अंदर क्या कुछ मैंने किया और आज की क्लास के अंदर क्या कुछ होगा, तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप चीजों को आगे समझ पाएंगे। देखो इंडेक्स की मैं बात करता हूं, ये इंडेक्स है यूपी जीके के अंदर कितने सब्जेक्ट आपके होते हैं और कितने सब्जेक्ट हमें यहां पर पढ़ने हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करके जितने भी छात्र आए हैं वो मुझे बता देंगे कि कल की क्लास आपको कैसी लगी, क्या आप आज की क्लास के लिए तैयार हैं। देखिए जी, अगर मैं आपको चर्चा करते हुए बताता हूं कि आपको देखने को मिलते हैं कुछ टॉपिक्स, ये कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कल की क्लास में हमने देखे थे। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने कल की क्लास में आपको कवर करा दिए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैंने कराया, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को मैं करा चुका हूं, राज्य के नाम को करा चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट्स को करा चुका हूं, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेचर को करा चुका हूं, न्यायालय कारागारों को करा चुका हूं, अपॉइंटमेंट को करा चुका हूं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। क्योंकि बच्चे एकदम बड़ा टॉपिक है। ये क्या है, ये एक बड़ा टॉपिक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हमें सब चीजों को कवर करना पड़ता है। इसमें हमें एंशिएंट इंडिया को भी कवर करना पड़ता है, मध्यकालीन इंडिया को भी कवर करना पड़ता है, और आधुनिक भारत को भी कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यूपी की हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। सर दो तरीके से कैसे समझेंगे बच्चे? इसको मैं आपको कम से कम इसमें 2 क्लासेस आपकी लग जाएंगी हिस्ट्री को कवर कराने में। तकरीबन 2 क्लासेस आपको देखने को मिल सकती है। 2 क्लास के अंदर शायद इसको कवर कराया जा सकता है, परंतु एक क्लास में तो यह कवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही चीज हमें करनी पड़ेगी। 2 क्लासेस में इस चीज को हम पूरा करेंगे, तभी आपके लिए चीजें अच्छी रह पाएंगी। तो आज के हमारे क्लास का क्रम है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तैयार है? फटाफट से बता दिए। जो छात्र रेडी हैं वो बता देंगे कि यस सर, रेडी सर। रेडी सर आप बता देंगे, जिससे कि चीजों को मैं रेडी कर पाऊं और इस स्तर पर रेडी कर पाऊं कि आपके लिए चीजों को एकदम अलग ही स्तर पर रखूं। तो फटाफट मुझे बता दीजिए जो छात्र इसमें रेडी हो चुके हैं। रेडी है तो बताओ। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पॉलिटी का कुछ बताइए। पॉलिटी का भैया ये रहा, 1 शॉट पड़ा हुआ पॉलिटी का 8 घंटे का ये रहा, चैनल के ऊपर चेक कर देंगे। ठीक है, यूपीएसआई के लिए। तो बच्चे इस चीज को हम पढ़ेंगे। इसके बाद वैसे पढ़ना बाकी है आपका ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है, टूरिज्म है, प्रमुख व्यक्तित्व है, कला संगीत नृत्य त्योहार मेले हैं, ये सब है, साहित्य है, ये सब चीज रेडी है। ठीक है, ये सब चीज रेडी है आपके लिए, हम तैयार हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, तो अब हम बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। यहां से मैं उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा। यहां से मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, यूपी की हिस्ट्री।
पैटर्न हमारा आज भी वही है। पहले मैं थ्योरी के फॉर्मेट में आप तक चीजों को पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास की कमेंटों के अंदर दिल फेंक दीजिए एक बार। ठीक है, चलो और हम करते हैं चीजों को स्टार्ट। लीजिए भाई साहब, देखो अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो किस प्रकार से विभाजित है, कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है। सर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। सर इसका जो नाम है ये किस दिन आपको देखने को मिलता है? सर नाम इसका एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश जो नाम है ये तो पड़ा इसका 24 जनवरी 1950 को। इसी वजह से इसका जो यूपी डे है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यूपी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक है, वो हिस्ट्री ऑफ यूपी है। टुडेज टॉपिक हमारा क्या है? टुडेज टॉपिक हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ यूपी, हिस्ट्री ऑफ यूपी। ठीक है सर, समझ गए, हिस्ट्री ऑफ यूपी है, हिस्ट्री ऑफ यूपी। जैसे कई बार आप ये भी सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर एक बात बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको आलमगीरपुर देखने को मिलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर देखने को मिलता था? हाँ जी, वो कहां पे था? यूपी में था। तो इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करी जा सकती है अगर आप इसको समझें कि इसके 3 हिस्से हैं। एक आपको हिस्सा इसका देखने को मिलता है प्राचीन भारत, एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है इसका। ठीक है, दूसरा हिस्सा आपको देखने को मिलता है एंशिएंट इंडिया कर लिया, दूसरा हिस्सा हमें देखने को मिलता है सर जी मध्यकालीन भारत भी देखने को मिलता है। कौन सा? मध्यकालीन भारत देखने को मिलता है, मध्यकालीन भारत। और तीसरा हिस्सा हमें देखने को मिलता है आधुनिक भारत, तीसरा हिस्सा आपको आधुनिक भारत देखने को मिलता है। तो ये 3 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं बच्चे। इसको कैसे कहा जा सकता है? सर दिस इज एंशिएंट इंडिया, दिस इज मिडाइवल इंडिया, ये मिडाइवल है, और सर इसके बाद ये देखने को मिलता है मॉडर्न इंडिया। एक तरीके से अगर देखा जाए सर, एग्जाम्पल के तौर पर आप बता दीजिए, जैसे प्राचीन भारत है तो इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता काल की बातें आएंगी, मौर्यन काल की बातें आएंगी, गुप्त काल की बातें आएंगी, और उसके बाद बाकी जो बचे हुए जो डायनेस्टीज हैं इनकी बातें आएंगी। यहां पे आपको अरब अटैक देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी अटैक्स है, अरब है, टर्किश है, यूपी में भी तो अटैक हुए हैं और मेजर अटैक यूपी के अंदर हुए हैं, तो वो भी समझिएगा। और उसके बाद आपको आधुनिक भारत देखने को मिल जाएगा, मॉडर्न इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मॉडर्न इंडिया अटैक्स की चर्चा की जाएगी। ठीक है, गांधी जी का इसमें रोल क्या रहा, यूपी की तरफ से गोविंद वल्लभ भाई पंत का रोल क्या रहा, इस तरीके से जैसे मेरा रोल क्या रहा, 1857 की क्रांति में यूपी ने कितनी भागीदारी निभाई है। लाइक करो क्लास को, है चलो, तो इसको हम समझते हैं। तो यूपी के बारे में यहां से चीजें आपकी स्टार्ट हो रही हैं, बढ़िया लेवल पर चीजों को स्टार्ट करने के लिए यहां पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको समझते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपकी आसान बनती चली जाए। थोड़ा सा पॉइंट रिलेटिंग, इनको रिलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का नामकरण हम देखते हैं कैसे होता है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। शुरुआती तौर पर इसको पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश राज के दौरान। ठीक है सर, लेकिन 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर दिया, इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो जो आगरा प्रेसिडेंसी बनती है वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। जो आगरा प्रेसिडेंसी बनती है, ठीक है, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है एक बड़ा हिस्से के तौर पर, वो देखने को मिल जाएगा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है सर, ये चीज हालांकि मैंने कल भी बताई थी पर कोई बात नहीं। अब 1836 ईस्वी में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया और मुख्यालय आगरा को बना दिया गया, जो राजधानी के तौर पर देखने को मिलता है। तो इसकी राजधानी आगरा रही है, मैंने बताया था इसकी राजधानी क्या रही है बच्चा, आगरा इसकी राजधानी रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको यह बात तगड़े तरीके से बताई थी कि आगरा इसकी कैपिटल कब तक रही है, कल मैंने बताया था, बताओ एक बार सर। आपने बताया था 1836 से लेकर 58 तक जो राजधानी है इसकी वो आगरा रही है, क्योंकि 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और बड़े प्यार से मैंने इसके बारे में आपको कुछ बताया था कि लल्ला जब 1856 में अवध को इसमें मिलाया जाता है तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? सब डलहौजी के द्वारा बनाया जाता है। डलहौजी इसको मिला लेता। डलहौजी ने कहा था कि अवध मेरे लिए चेरी है, अवध एक चेरी है, अवध एक चेरी है, ये इसने कहा था, अवध एक चेरी है, मैं जिस दिन चाहूं उस दिन इसको खत्म कर सकता हूं, ये इसने कहा था। इसके बाद क्या होता है, 1858 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद ही बहुत लंबे समय तक रहा है।
ठीक है, बाद में चेंज होगा। इसके पश्चात अवध और उत्तरी सीमा प्रांत को प्रशासनिक व न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक व न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद ही बना रहा। मतलब इनके अंदर अभी सबमर्जन चल रहा है। 1877 ईस्वी में दोनों प्रांतों का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। तो अगला नाम इसका कब चेंज होता है? 1877 में। पहला इसका जो नाम चेंज होता है 1836 में, अगला नाम जो इसका परिवर्तित हुआ 1877 में। दोनों प्रांतों का एकीकरण हुआ, प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेकिन 1902 में इसका नाम चेंज कर यूनाइटेड प्रोविंस और ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। तो नेक्स्ट इसका नाम चेंज होता है 1902 में इसका नाम चेंज होता है। ठीक बात? यस सर। तो इसका शुरुआती तौर पर नाम 1836 में चेंज हुआ, 1877 में चेंज हुआ, 1902 में चेंज हुआ। लेकिन इसके बाद यह नाम परिवर्तन रुकेगा नहीं। रवि मेरे लाल, आगे बढ़ो और करो कमाल। 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर दी। क्यों? देखो मैंने बताया 1836 से लेकर 58 के बीच में यह आपकी आगरा रही, 1858 से लेकर 1921 तक यह इलाहाबाद रही। लेकिन इलाहाबाद के बाद से जब यह 1925 में चेंज होती है तो वो वर्तमान तक भी लखनऊ बनी हुई है, आज भी लखनऊ है। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना भी कर दी गई। और पहली बार जो हमारे यहां हाईकोर्ट बनाया गया था, वो हाईकोर्ट कब बनाया गया था सर? पहली बार जो हमारे यहां हाईकोर्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था सर? वो 1866 में आगरा में, 1869 में इलाहाबाद में बनाया गया था। 1935 ईस्वी तक प्रांतीय सचिवालय को इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित का पूरा कार्य करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया ऑफिशियली 1935 में। अगला सवाल, 1937 में इसका संक्षिप्त नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूपी इसका नाम कर दिया गया। लेकिन नामकरण इसका 24 जनवरी 1950 को होता है। इसी के बारे में हमें समझना है। इसको संयुक्त प्रांत के नाम पर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही भारत के गणतंत्र का एक राज्य बन गया। क्लियर बात है? याद रखेंगे, ये चीज क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने इसके नाम के बारे में थोड़ा बताया, याद रखना। 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजित करके भारत गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। ये भी थोड़ा सा जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बारे में कि इसका नाम वगैरह कैसे पड़ा। अब हम किसकी शुरुआत करते हैं? क्यों मैंने बताया? क्योंकि ये चीज आपको एक इंट्रो से जोड़ देगी। अब आप इंट्रो से इस प्रकार से जुड़ गए, कल की कहानी आपके दिमाग में छप गई। एक अच्छे शिक्षक का काम यह होता है कि वो कल की बताई हुई चीजों को अपने लाडलों को क्लियर कराता चले। और आप सभी जो अपने खासम खास लाडले हैं, जैसे अपना रवि है, रवि का नाम पहले रवि नहीं था, रवि का नाम पहले चंदा था। वो रवि कैसे बना? ये दिन में बाहर घूमने लगा तो इसका नाम रवि बन गया। रवि पर्यायवाची होता है सूरज का, और दिन में निकलने वाला रवि ही होता है। दिनकर भी इसका पर्यायवाची होता है। अद्भुत। आगे हम बात करते हैं। अभी मेरा रोस्ट करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने इसको वहां जाते जाते छोड़ दिया। मैं चल छोड़ देता हूं इसे, ठीक है। अब यहां हम शुरुआत करते हैं किससे? अब हम बात करते हैं इसके प्राचीन काल से। यहां से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, हिस्ट्री ऑफ यूपी। अभी मैंने नाम के बारे में थोड़ा सा बता दिया, हिस्ट्री ऑफ यूपी। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंशिएंट इंडिया से। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पहले एंशिएंट इंडिया पूरी कराऊं, यूपी की एंशिएंट इंडिया पूरी कराऊं, उसके बाद मिडाइवल पूरी कराऊं, उसके बाद मॉडर्न पूरी कराऊं। देखते हैं आज कितनी पूरी हो पाती है। याद रखना, हाँ, पहले रवि का नाम चंदा देवी था। कौन सा है ये नाम? देखो इसका, एक बार नाम पकड़ो इसका। चंदा देवी किसने कहा इसे? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया द ग्रेट। बट ठीक है बेटा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यही पता है मुझे, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र पार्श्विक संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं आलमगीरपुर से और बड़गांव से व हुल्लास से देखने को मिलते हैं। ये चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो एक बात मैं समझाता हूं आपको, जो प्राचीन काल है इसका विभाजन कैसे है। सर प्राचीन काल का जो विभाजन किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है, 3 से। सर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्राक ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है, प्राक ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है आद्य ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। और फिर आपको देखने को मिलता है ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है? ऐतिहासिक काल। 3 हिस्से हो गए। ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है, ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर अंग्रेजी में भी बता दो, इसको हिस्टोरिक बोलते हैं, इसको हिस्टोरिक एज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं।
हिस्टोरिक देखने को मिलते हैं, और इसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। अब बाबू जो प्री हिस्टोरिक एज जो आपको देखने को मिलती है, इसके 3 नहीं 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है बाबू इसके अंदर स्टोन एज, एक तो होता है पाषाण काल, और एक आपको देखने को मिलता है धातु युग देखने को मिलता है, धातु युग देखने को मिलता है। और बाबू जो पाषाण काल है, इसके भी कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पुरा पाषाण, उसके बाद देखने को मिलता है मध्य पाषाण, उसके बाद देखने को मिलता है आपको मध्य पाषाण, इसके बाद आपको देखने को मिलता है नव पाषाण। अंग्रेजी नव पाषाण, अंग्रेजी में आप लिख लेंगे इसको, दिस इज पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। ये पैलियो है, पैलियोलिथिक आपका है, ये मिजो है, मिजोलिथिक आपका है, मेसोलिथिक आपका है, और ये आपका नियोलिथिक है, नियोलिथिक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक बात हो गए, 3 तरीके से हो गए, ठीक है। चलो इसके बाद आपको देखने को मिलता है धातु युग, जो मेटल एज है। मेटल एज आपकी 2 प्रकार की है। एक तो है आपकी जो कांस्य सभ्यता है, कांस्य सभ्यता को बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। एक आपको देखने को मिलती है आयरन एज, आयरन एज में ही वैदिक एज देखने को मिलती है। आधे ऐतिहासिक काल के अंदर ही आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बाकी महाजनपद काल और अन्य राजा हिस्टोरिक एज में देखने को मिलते हैं। यह पूरे इतिहास का विभाजन है। उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति के अंदर साक्ष्य मिलने शुरू हुए, वो शुरुआती तौर के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, इतने कम मिले हैं कि जिन पर चर्चा नहीं की जा सकती। अगर आप यही चीज मेरे पीसीएस के बैच में पढ़ रहे होते या फिर मेरे यूपीएससी के बैच में पढ़ रहे होते, तब मैं इसको पुरा पाषाण से शुरू करता, परंतु इस बैच को जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वर्तमान में मौजूद है, इस चीज को आप पढ़ किसके लिए रहे हैं? सर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, या यूपी के अंदर आपकी पीएससी विभाग से लेकर सभी नौकरियों के लिए जिसमें यूपीजी के आती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको चैल्कोलिथिक पीरियड से शुरू करेंगे तो काम बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य 2 स्थान से देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर से देखने को मिलते हैं, मेरठ में, जहां नंदी हिंडन थी, और बड़ागांव और हुलास में देखने को मिलते हैं, जो दोनों सहारनपुर में देखने को मिलते हैं। इन दोनों ही स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यही सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी हैं, यही सिंधु घाटी के स्थल भी रहे हैं, यही सिंधु घाटी के स्थल रहे हैं, सिंधु घाटी के स्थल रहे हैं, स्थल रहे। अब पूछा जा सकता है कि अगर सर जी सिंधु घाटी के स्थल रहे हैं तो यहां से क्या क्या फाइंडिंग्स मिली है, या इसकी खोज किसके द्वारा की गई है और कब की गई है? बाबू इसकी खोज की अगर मैं बात करता हूं, आलमगीरपुर का जो एक्सकवेशन है, यानी इसका जो उत्खनन है लल्ला, वो उत्खनन 1958 में किया गया है। और अपने खास मित्र रहे थे, मेरे साथ कॉलेज में तो नहीं पढ़े पर नाम जानता हूं मैं उनका, यज्ञदत्त शर्मा उनका नाम था, यज्ञदत्त पाजी अपने थे। 1958 में उत्खनन करते हैं, उत्खनन में जमीन खोद के इसके बारे में बातें बताना। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर फाइंडिंग्स मिली है, जैसे गर्त में कपड़ा मिला है, गर्त में कपड़ा मिला है, गर्त में कपड़ा मिला है, गर्त में कपड़ा मिला है। और यहां पर क्या मिले हैं? मृतभांड मिले हैं, मृतभांड आपको देखने को मिलते हैं, मृतभांड, ठीक है। मृतभांड का मतलब होता है पॉटरी, पॉटरी आपको देखने को मिली, ठीक है। राख आपको देखने को मिलती है, राख, ऐश आपको देखने को मिलती है। और गर्त में कपड़ा यानी कॉटन, कॉटन आपको देखने को मिल जाएगा, कॉटन क्लॉथ आपको देखने को मिला है। बुना हुआ कपड़ा था, कपड़ा भी बुना हुआ था, ठीक है। चलिए, यूपीएससी में पढ़ा रहा होता हूं, लेकिन वर्तमान में बैचेस अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही आपको मौजूद हो जाएंगे। ये आपके आलमगीरपुर मेरठ के पास देखने को मिलते हैं, जहां हिंडन नदी है, मेरठ में है। तो इसका यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये कुछ इस प्रकार से है, नोट करिए। बड़गांव एवं हुलास से बहुत अधिक चीजें देखने को नहीं मिलती, बस पूछा जा सकता है बड़गांव और हुलास कहां पर है? सहारनपुर में है। बड़गांव और हुलास कहां पर है तो पूछा जा सकता है, आप बताएंगे कि माटसा में तो सहारनपुर में है, बढ़िया जी। राखीगढ़ी, अरे हरियाणा में है राखीगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलो। रिमेन्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले चमकीले पात्र अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। अब यहां पर यह भी पूछा जाता है कि वैदिक काल की क्या चीजें उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। देखिए, बात अगर हम करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो वैदिक काल आपको देखने को मिला है, बाबू ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां इस वाली संस्कृति के क्या साक्ष्य देखने को मिले, ठीक। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो वैदिक काल है आपका, वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जी वैदिक काल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वैदिक एज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो वैदिक एज 2 टुकड़ों में बढ़ती है। एक है आपकी ऋग्वैदिक, एक है आपकी ऋग्वैदिक, और दूसरी आपको देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल।
दोनों के बारे में समझना सर जी। अच्छा एक बात और समझना, जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता जब मैं एंशिएंट में पढ़ा रहा होता हूं तो इसको खत्म करने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, इसकी 10 साइट एक्सप्लेन करने में। उससे पहले मुझे एंशिएंट इंडिया को शुरू करने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं, जिसके अंदर 2 घंटे वो मान लीजिए। एग्जैक्टली मेरा क्रम ऐसा है पढ़ाने का कि मैं कोई भी डाउट बाद के लिए नहीं छोड़ता। लेकिन बाबू मैंने यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ाया, मैंने यहां उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया है। तो कृपया करके थोड़ा दिमाग से समझ लेना। एंशिएंट इंडिया अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो के नीचे लिख देना कंप्लीट थ्योरी एंशिएंट इंडिया, मैं 1 शॉट डाल दूंगा। ठीक है, कंटेंट बहुत है, मुझे समस्या नहीं होती कि मेरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई मेरा काम पढ़ाने का है, आपको यूट्यूब पे एक तरफा कंटेंट मिलेगा। ऋग्वेद आपको देखने को मिल जाता है, ऋग्वैदिक एज आपको देखने को मिल जाती है, ऋग्वैदिक एज देखने को मिलती है। इसको लेटर वैदिक एज बोलते हैं, लेटर वैदिक एज बोलते हैं। दोनों का समय, इसका अगर मैं बात करूं 1500 से लेके 1000 BCE देखने को मिलता है, और ये 1000 से लेकर 600 BCE तक देखने को मिलता है। ये इनका कार्यकाल रहा। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो विभाजन है वो कैसे होता है। सर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो विभाजन है वेदों के अकॉर्डिंग होता है। वेद, अगर मैं बात करता हूं वेद, तो सर वेद हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद आपको देखने को मिलता है यजुर्वेद देखने को मिलता है। यजुर्वेद के बाद देखने को मिलता है सर हमें सामवेद, फिर हमें देखने को मिलता है अर्थवेद देखने को मिलता है, जिसको अथर्ववेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद भी जिसको कहा जाता है। सर पॉइंट ये है कि जब तक ऋग्वेद रहा ये ऋग्वैदिक काल सभ्यता रही, ऋग्वैदिक सभ्यता रही, लेकिन इसके बाद बाकी उत्तर वैदिक काल बन जाते हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता बन जाती है। याद रखेंगे? कोई समस्या हुई? नहीं सर कोई समस्या नहीं हुई। अगर आपसे पूछा जाए वेदों के हिसाब से ही, तो ऋग्वैदिक काल के अलावा अगर मैं इनके उपवेदों की बात करूंगी तो वेद हो गए, इनके उपवेद भी होते हैं। जैसे इसका उपवेद है आपका, जिसको हम कह सकते हैं आयुर्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, उपवेद है इनके। उपवेदों की बात की जाए तो उपवेद अगर पूछी जाए, यजुर्वेद के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसका हो जाएगा धनुर्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद। इसका हो जाएगा गंधर्ववेद हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शिल्पवेद हो जाएगा, शिल्पवेद हो जाएगा। पढ़ने वाले, इसको पढ़ने वाला होत्र कहलाएगा, इसको पढ़ने वाला अधर्व्यू, इसको पढ़ने वाला कहलाएगा उद्गात्री, और इसको पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाएगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इसी पीरियड के बाद, अगर जब ये वेद लिखे जा रहे थे, इसी पीरियड का एक NPPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो मिला है, पोस्ट वैदिक कल्चर का मिला है, वो उत्तर प्रदेश में से देखने को मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है एक उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW कहां से मिला है, तो वह उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल के यूपी के कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। अभी पुरा पाषाण काल कौन सी साइट आपको देखने को मिलती है बच्चे? जो अभी मैं बता के आया हूं ये वाला हिस्सा, जिसको पुरा पाषाण काल कहा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। सर जी ये क्रम उल्टा सीधा क्यों है, ये उल्टा सीधा क्रम क्यों देखने को मिल रहा है? पहले आपने सिंधु घाटी बता दी, ये बता दी। एग्जाम इंपोर्टेंस, वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, इसको देखिए। पूरा पाषाण काल के यूपी के कुछ क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जैसे बेलान घाटी प्रयागराज में है, लोहदनारा सोनभद्र में है, चाकिया चंदौली में है। यहां पर अस्थि पंजर उपकरण में माता देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं हर जगह पर। ठीक है, याद रखना। अगर मैं बात करूं, जो बेलान घाटी आपको देखने को मिलती है जो प्रयागराज में, यहां बहुत कुछ चीजें देखने को मिली है बेलान घाटी में। अगले पेज पे वो चीज क्लियर होती नजर आएगी। मध्य पाषाण काल, अच्छा पुरा पाषाण काल के ही साक्ष्य अगर मैं बात करूं, बेलान घाटी मिर्जापुर के नजदीक भी आपको देखने को मिलते हैं, मिर्जापुर के पास, मिर्जापुर पास आपको देखने को मिलते हैं, मिर्जापुर पास है। यहीं पर आपको अस्थि पंजर उपकरण, माता देवी की प्रतिमा, ये सब मिले हैं। आप देखेंगे, इसको पूरा पाषाण काल बोला जाता है, इसको पैलोलिथिक एज बोला जाता है। तो पैलोलिथिक काल के यूपी के अंदर साक्ष्य कौन से? चाकिया, लोहंदनारा और आपका बेलान घाटी। क्या आप समझ पाएंगे? ठीक है, चलो आगे हम बात करें। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला, मध्य पाषाण काल, प्रतापगढ़। यहां से 3 क्षेत्र प्राप्त हुए। 3 एरिया वर फाउंड फ्रॉम हियर, सराय नहर,
यहां से 15 नर कंकाल मिले हैं। महदहा, यहां से स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। दमदमा, यहां से श्रृंगार पेटी मिली है। दमदमा से श्रृंगार पेटी मिली है और एक साथ 3 कंकाल भी मिले हैं। 3 कंकाल एक साथ भी मिले हैं। 3 कंकाल एक साथ मिले हैं, एक साथ भी मिले हैं। आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो एंशिएंट हिस्ट्री मुझसे थियरी में पढ़ा हो, तो जब मैं मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि भाई 3 क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, महदहा, दमदमा। ठीक है, जिन क्षेत्रों के अंदर आपको कंकाल देखने को मिले हैं, तो महदहा वो एक क्षेत्र है। महदहा इसको बोला जाता है, महदा नहीं, महदहा क्षेत्र इसको बोलते हैं, जो यूपी में है। यहां से स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। कहा जाता है कि प्रेमी थे, प्रेमी युगल आपको देखने को मिलते हैं कि जब तक है जान, मरने के बाद, मरने से पहले रहूंगी साथ, बात इसको कहा जाता है। बहुत तगड़ा। आदमगढ़ से क्या मिले हैं बेटा? आदमगढ़ से आपको कई सारी लाशें साथ में देखने को मिली हैं। ठीक है, दमदमा से मैंने बताया 3 कंकाल एक साथ मिले हैं, तो और साथ में मेकअप बॉक्स भी मिला है। तो ये कहां का है बच्चा? ये आपको देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल का। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक बहुत ही बढ़िया, चलो अगले पेज पे पूछूंगा सवाल, इससे रिलेटेड सवाल अगले पेज पे पूछूंगा। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। हाँ, प्रेमी युगल माना जाता है इनको, कि इनके परिवार वाले नहीं माने, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते थे ये, बस फिर क्या था, चिन्ह दिया गया इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की पुरापाषाण सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज की बेलन घाटी से मिले हैं। सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से मिले हैं। बेलन घाटी पुरास्थलों की खोज व खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। ये इसी के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता है। बेलन घाटी में इसको लोहदनाला नामक पुरापाषाण स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। पुरापाषाण युगीन सभ्यता प्राय सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते हैं। पुरापाषाण कालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते हैं। इनके बारे में थोड़ा याद रखना। इन दोनों के स्क्रीनशॉट आप लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उत्तर प्रदेश की पुरापाषाण सभ्यता के बारे में थोड़ी डिटेल बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। लीजिए, इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। बट इस वाले पॉइंट को आप हटा देंगे, जरूरी नहीं है। मध्य पाषाण मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया है, पीछे मैंने बता दिया। इसकी थियरी है। उत्तर प्रदेश के महदहा पुरापाषाण स्थल से उपकरणों के साथ साथ सिल, लोहे, गर्त चूल्हे, समाधान, अस्थि के आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। और दमदमा प्रतापगढ़ जिले के अंदर पुरापाषाण से हड्डी एवं सीख के उपकरण भी, आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 समाधान मिले हैं। ये सारी चीजें आपको कहां कहां से मिलती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। आप सोचने होंगे कि सर ये दोबारा, बाबू पीछे मैंने आपको शॉर्ट में बताया, यहां अब मैंने आपको क्लीन तौर पर बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में लुहारा देव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह लेटेस्ट डिस्कवरी है। लेटेस्ट का मतलब है यह डिस्कवरी आपकी 2023 के बाद से आपकी लागू होती है, बाद लागू है। इससे पुराने जितने भी बैचेस होंगे, ये मतलब मैंने लेटेस्ट अभी रिसर्च के हिसाब से अपडेट करा है। इससे पहले मैंने अपडेट नहीं कर रखा, मतलब पहली बार, मतलब मैंने अपने मेन बैचों में भी अपडेट इसको नहीं करा है। ठीक है, याद रखना। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि अगर मैं मेन बैचों की बात करूं तो भारत में प्राचीन अन्न के साक्ष्य कहां पर है, भारत में प्राचीन अन्न के साक्ष्य कहां माने जाते हैं, प्राचीन अन्न साक्ष्य कहां माने जाते हैं, अन्न के साक्ष्य कहां माने जाते हैं, अन्न के साक्ष्य माने जाते हैं सर कोल्डी हवा में, कोल्डी हवा में देखने को मिलते हैं। कोल्डी हवा जो आपको देखने को मिलता है इलाहाबाद में। ये साक्ष्य तकरीबन 4 से लेकर 5000 साल पुराने हैं। 4000 से 5000 साल पुराने हैं आपके, 5000 साल पुराने आपको देखने को मिलते हैं, साल पुराने देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो साक्ष्य है ये 9000 से लेकर 8000 साल मध्य पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लेटेस्ट डिस्कवरी है। ठीक है, याद रखना, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है जो आपको यहां देखने को मिली है। याद रखोगे? हां जी सर, हम इस चीज को याद रखेंगे।
कोल्डी हवा से जो मिले हैं बाबू, वो उनसे भी प्राचीन साक्ष्य आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो लहुरा देव के अंदर देखने को मिलते हैं। दिस इज लेटेस्ट डिस्कवरी। ठीक है, नोट कर देना। ठीक है, आप देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट की हम बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि ये जो नवीनतम खोज है उपमहाद्वीप की प्राचीनतम से जो साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 7000 साल पुराने गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी व प्रयागराज से मिलते हैं, जो 6500 ईस्वी ईसा पूर्व के चावल की भूसी वाले साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। ये पुराने वाला है, जो सेम चीज मैं अभी आपको यहां बता के आया हूं, ये वही चीज आपको सेम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज व प्रतापगढ़ में उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार भी मिले हैं। ये भी थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि मैंने आपको हर एज के बता दिए, लेकिन नवपाषाण काल के मैंने आपको नहीं बताए। नवपाषाण काल के बेटा मैंने आपको यहां से बताए हैं कि सर मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रताप, जो प्रयागराज और प्रतापगढ़, यहां से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले हैं। नवपाषाण काल के क्षेत्र आपके यहां से देखने को मिले हैं। कोई समस्या? सर इतनी सी भी समस्या नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके नवपाषाण काल के हो गए। इससे पीछे जो क्षेत्र मैंने आपको बताए वह पुरा पाषाण काल के अलग थे, मध्य पाषाण काल के अलग थे। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि आपके सवाल बनेंगे कैसे। ठीक है, आपके सवाल पेपर में बनेंगे कैसे, जो बच्चों को डाउट आ रहा है, जिससे कि आप समझ पाए कि यह सवाल बनते कैसे। जैसे आपसे मैंने पूछा, निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में किस स्थान पर, कौन सा स्थान मध्य पाषाण, कौन सा स्थान यूपी में, कौन सा स्थान यूपी में मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण से रिलेट करता है, संबंधित है, संबंधित है, मध्य पाषाण से संबंधित है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने क्या आएंगे? ए ऑप्शन है, आपसे पूछा जा सकता है प्रयागराज, प्रयागराज पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ पूछा जा सकता है, ले आइए, प्रतापगढ़ पूछा जा सकता है। सी आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा, या डी आपसे पूछा जा सकता है, जिसको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, हाँ मध्य प्रदेश, या इसको आप लिख लीजिए बागौर, बागौर। और बाबू यहां लिखना राखीगढ़ी, हरियाणा नहीं लिख सकते, राखीगढ़ी लिखना। पहला सवाल तो आपको मैंने ये दिया, इसके बारे में आप आंसर मुझे देंगे। पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल इन सवालों से कैसा बन सकता है? चंदौली, चंदौली की साइट, चंदौली साइट, चंदौली साइट किस काल की है, किस काल से रिलेटेड है, किस काल से संबंधी है? संबंधी आपको देखने को मिल जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है ए पूरा पाषाण, पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, या सी नव पाषाण, पाषाण, या डी ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण देखने को मिल सकती है। प्रेमी युगल कहां से मिले हैं? तीसरा सवाल यह पूछा जा सकता है यूपी में प्रेमी युगल कहां से मिले, यूपी में प्रेमी युगल कहां से मिले, प्रेमी युगल कहां से मिले, कहां मिले, कहां? तो पूछा जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बी प्रयाग, सी, ठीक है, सी आपको देखने को मिल जाएगा बुलंदशहर, या डी आपको देखने को मिल जाएगा मेरठ, मेरठ। अब मुझे बताइए इन तीनों सवालों का जवाब। ये मैंने ऐसे करके क्यों पूछा है? ताकि आप खुद जान पाए कि ऐसे सवाल पेपर में बन सकते हैं। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे सवाल बनाता। ठीक है, इसके बारे में मुझे बताओ। देखो बच्चा, इसमें ऐसे सवाल बनने के पीछे का कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूपी में मध्य पाषाण काल से संबंधित है? प्रयागराज के अंदर कोल्डी हवा है, जो कि सर आपके पुरा पाषाण से नव पाषाण से रिलेट करता है, बट मध्य पाषाण से रिलेट नहीं करता। प्रतापगढ़ रिलेट करता है, क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर आपको मैदाहा देखने को मिलता है, जो आपको मध्य पाषाण काल से संबंधित है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, यह बिल्कुल मध्य पाषाण काल से रिलेट करेगा, बट ये यूपी में नहीं है। बागौर एमपी में है, यह भी यूपी में नहीं है। चंदौली साइट किस काल से संबंधित है? चंदौली पुरा पाषाण काल से रिलेट करती है। सर आपने तो बताया नहीं था बेटा, इतना मारूंगा ना आपको याद आ जाएंगे। चंदौली पुरा पाषाण काल से रिलेट करती है, बता के आया हूं पीछे, बहुत बढ़िया।
चंदौली किससे रिलेट करती है? सर चंदौली पूरा पाषाण काल से रिलेट करती है। बात आई समझ में? यूपी में प्रेम युगल कहां से मिले हैं? प्रतापगढ़ से मिले हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर ही मैदहा है। आप जान के मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया था, लिखने के लिए मैं मैदहा भी लिख सकता था। बात आई समझ में? क्लियर है? क्या आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही है? सवाल कैसे बनेंगे? आपके पाषाण काल की कौन कौन से साक्ष्य कहां कहां से मिले, थोड़ा समझ पाए? थोड़ा समझ पाए? पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का भी ए। शाबाश। इस तरीके के सवाल मेरे बच्चे आपके पेपर में बनेंगे। अगर आप वाकई में सवाल आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये लीजिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो मैंने आपसे पहले भी बहुत बार आपको पढ़ाई है, लेकिन यह जो सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा अलग लेवल की। ठीक है, चलो कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व वाला भाग आलमगीरपुर मेरठ हिंड नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप जानते हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये मुझे बताइए धुंधला है या आप साफ देख पा रहे हैं? धुंधला होगा बच्चे ये आपको। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो इस प्रकार से है कि आपको क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलता है मांडा, मांडा आपको देखने को मिलता है मांडा, मांडा आपको देखने को मिलता है मांडा, मांडा है आपका चिनाब रिवर पर है, और जो आपको कहां देखने को मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है आपका वो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, यूपी में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं वेस्टर्न आपको देखने को मिलता है, इसको सुतकांगडोर कहते हैं, सुतकांगडोर आपको देखने को मिलता है, दाशक रिवर पर है, और ये आपका बलूचिस्तान में है। ये कहां पे? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं इसके सदर्न पॉइंट की बात करता हूं, यह आपका भगत राव देखने को मिलता है, या कई बार इसको भगत राव के अलावा एक और दूसरा नाम दिया जाता है। नाम बताइए? भगत राव के अलावा इसको एक दूसरा नाम और भी दिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है? सब दैमाबाद बोलते हैं एमपी में। भगत राव की जगह दैमाबाद बोलना, एमएच में। दैमाबाद आपको देखने को मिलता है, दैमाबाद महाराष्ट्र। आपको प्रवरा नदी पर देखने को मिलता है, प्रवरा रिवर पर देखने को मिलता है, जो गोदावरी की सहायक रिवर है। बात आई समझ में? इस प्रकार से आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं इसके हिसाब किताब से, एक्सपेंशन से। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्व वाला हिस्सा है, जो ईस्टर्न हिस्सा है, वो आपको देखने को मिलता है, जिसको आलमगीरपुर मेरठ कहते हैं। आलमगीरपुर मेरठ यहां के लोग गांव में निवास करते हैं। वाह वाह वाह, क्या जानकारी दी है! ये किसने लिखी है फाइल? और समझिए इस तरीके की बातें ना लिखें। यहां से तांबे का ब्लेड, रोटी बनाने की चाकी, टेराकोटा में कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना। यार मेरे एडिटर ने लिख दिया है, एडिटर का नाम गेंदा भैया है। इतना भोला आदमी है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, विवाह से पहले भोले नहीं थे, अब इनका विवाह हो चुका है, अभी अधिक भोले हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी याद रख लेना कि जो आलमगीरपुर आपको देखने को मिलता है, यहां के लोग गांव में निवास करते हैं। आलमगीरपुर के उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन किसने किया है? सर यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किस वर्ष में किया था यज्ञदत्त शर्मा ने? 1958 में किया था। याद रखना, यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1958 में किया था। इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अब तुम्हारी एक मजबूत सी स्टोरी डाली जाएगी इंस्टाग्राम पे, जिसमें लिखा जाएगा खुल के खेलिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की साइट आपको देखने को मिलती है सहारनपुर में, बड़गांव और हुलास सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। बागपत यहां के सनौली गांव में 3 नर कंकाल मिले हैं, हर एक के हाथ में तांबे का कंगन था। यह आपको बागपत में साक्ष्य देखने को मिले हैं। याद रखेंगे? ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अगला वैदिक काल की बात करूं तो कुरु और पांचाल क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। कुरु क्षेत्र जो देखने को मिलता है वैदिक काल के अंदर, जो क्षेत्र थे कुरु और पांचाल, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, हरियाणा के अंदर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, पांचाल क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको वैदिक पीरियड के जो क्षेत्र है वो आपको हमारे यहां देखने को मिलते हैं।
कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। महाजनपद काल यहां से शुरू होता है आपका महाजनपद काल एरा का टाइम, महाजनपद काल एरा का टाइम। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, महाजनपद काल एरा के टाइम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और बहुत स्वाद लेवल पे यहां पर हम बात करेंगे, बहुत स्वाद लेवल पर हम यहां पर बात करेंगे, पूरा ही मजा आपको आ जाएगा। ठीक है, अब भारत में 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश का विस्तार कैसा है? महाजनपद आपको देखने को मिलता है कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, वत्स राजधानी कौशांबी, कौशल साकेत श्रावस्ती, काशी वाराणसी। ये आपके महाजनपद हो गए। इसके अलावा बचे हुए पांचाल, अहिछत्र और कामपिल्य, सूरसेन, मथुरा, मल्ल, कुशीनगर, चेदी की बांदा आपको देखने को मिलती है। बच्चे ये समझना 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में है, लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद है वो कौन सा? सर सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद का नाम देखने को मिलता मगध। मगध लेकिन यूपी में आपको देखने को नहीं मिलता, मगध यूपी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, याद रखना, परफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या है? नहीं सर। नेक्स्ट हम देखते हैं को मिलते हैं ये 16 महाजनपद के बारे में। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। अच्छा, ये क्या है शतपथ ब्राह्मण? आपको क्या देखने को मिलते हैं सर? शतपथ ब्राह्मण क्या है सर? एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये किस वाले वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलता है? किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको ये देखने को मिलता है? ठीक है, चलिए। उसने जिस जगह रखे कदम वो हमने जमीन चूम ली, और वो बेवफा घर आकर कहती है कि आपका लड़का मिट्टी खाता है। वाह बेटा आशिक ना बने, बेटा ध्यान दे ले। शतपथ ब्राह्मण आपको यजुर्वेद का देखने को मिलता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है। इसमें कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद के समीपवर्ती क्षेत्र की राजधानी कोसम, वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, ऊपर से आदेश आया भाई, गर्म पानी ओढ़ लिया। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। आगे हम देखते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। ये महाजनपद के बारे में बात कर ले। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी ठीक है, कौशाम्बी माघो की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, जिसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता था। कौशाम्बी, इसको छोड़ दो, ये वाले पॉइंट बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंटर आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या इन वाले पॉइंट में नहीं रहेगी। अब बुद्धिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको यूपी से रिलेट करेगा। बुद्धिज्म की बात करते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से रिलेट करेगा यूपी से। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चे, चलो भाई बुद्धिज्म के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, देखो बुद्धिज्म के बारे में बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बुद्धिज्म रिलेट करता है महात्मा बुद्ध से, रिलेट करता है महात्मा बुद्ध से रिलेट करता है। और महात्मा बुद्ध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उनका जन्म आपको देखने को मिलता है 563 में जन्म देखने को मिलता है बीसीई में। और इनकी डेथ आपको कब देखने को मिलती है? ये तो बर्थ हो गया, और इनका जो डेथ आपको देखने को मिली है वो डेथ आपको कहां देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। सो इनकी डेथ हमें 483 बीसी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है कुशीनगर में, कुशीनगर में देखने को मिलती है, कुशीनगर यूपी में देखने को मिलती है। इनका जन्म आपको देखने को मिलता है लुम्बिनी में, लुम्बिनी में।
लेकिन इनके सर्वाधिक जो भारत के अंदर दिए गए उपदेश थे वो वाराणसी में देखने को मिलते हैं, जो यूपी के अंदर रिलेट करता है, इसलिए थोड़ा जरूरी है। चलिए बताते हैं। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का पालना क्या है, तो आप बताएंगे कि सर बौद्ध धर्म का पालना आपका यूपी है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। एक बड़ा बेहतरीन सवाल आता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया वो कहां दिया गया था? सर महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो वाराणसी में दिया था। कहां दिया था? वाराणसी में दिया था। और कमाल की बात यह है कि पहले उपदेश को क्या कहकर जानते हैं? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे वो भी बताइए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे वो भी बताइए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे वो भी बताओ। देखो बच्चे, पढ़ाने के लिए मैं ये भी पढ़ा सकता हूं कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, माता का नाम त्रिशला देवी देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी, माता का नाम महामाया देखने को मिलता है। जन्म देने के 7वें दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका जो पालन है वो इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। उसके पश्चात इनका जो विवाह हो जाता है वो विवाह इनका हो जाता है, किससे विवाह होता है इनका? त्रिशला देवी जी से इनका विवाह हो जाता है। उसके बाद इनको एक पुत्र भी प्राप्त होता है जिसका नाम राहुल होता है। लेकिन उसके बाद ये अपना घर छोड़ देते हैं 29 साल की उम्र में। 6 वर्ष के बाद यह बोधि वृक्ष के नीचे बिहार में गया क्षेत्र के अंदर अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ये निकलते हैं तो पहला उपदेश वाराणसी में देते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और उसी के बाद सर्वाधिक उपदेश इनके द्वारा श्रावस्ती में दिए जाते हैं। श्रावस्ती में इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए जाते हैं। तो इस बारे में भी पूछा जाता है, इस बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, इस बारे में पूछा जाता है। बढ़िया तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक है। सारनाथ में 5 ब्राह्मण्स को दिए थे। वो ब्राह्मण्स कौन है? जो इनके साथ ही एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आए थे लेकिन कर नहीं पाए थे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है किसी का नाम लिख के कि वो यूपी जी के किंग है। बिल्कुल, एंड आई एम द किंग मेकर बडी, आई एम द किंग मेकर। आगे हम बात करते हैं। अंजू मेरे भाई, इसमें आप बताएंगे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था। कौशल की कैपिटल आपको श्रावस्ती देखने को मिलती है। कौशल की कैपिटल आपको श्रावस्ती देखने को मिलती है। और इसी वजह से श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। पहला उपदेश वाराणसी आपको देखने को मिल जाता है। पहला उपदेश क्या देखने को मिलता है? वाराणसी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़िया। अगला सवाल, बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। उसे उन्होंने बौद्ध धर्म को एक क्रांतिकारी धर्म की शुरुआत करी थी। अगर पूछा जाए बुद्ध जी के बारे में तो बुद्ध जी के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन को इस तरीके के सिंबल और 2 हिरणों से दर्शाया जाता है। एक हिरण इधर, एक हिरण इधर, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये चक्र प्रदर्शन है। कुशीनगर में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई। याद रखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करें। जी हाँ, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये धर्म चक्र परिवर्तन वगैरह आपको सारी चीजें यहीं से देखने को मिलती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, ये सब बात आप याद रखेंगे। कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई तो पूछा जाता है कि भाई इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी? इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। पावा गणराज्य के एक वो हुआ करते थे राजा, पावा गणराज्य के एक राजा हुआ करते थे और राजा का नाम था चुंद के यहां ये नॉनवेज खाए थे, ऐसा माना जाता है। और उनसे इन्हें इशू हो गया जिस वजह से इनकी डेथ हो गई। वो कुशीनगर के अंदर हुई थी, जो यूपी में आपको देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? यूपी में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई जी। जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, थोड़े से जरूरी जैन धर्म भी है। जैनिज्म क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। जो पहले थे ऋषभदेव जी, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है। इच्छावाकु के आपके देखने को मिलते हैं। इच्छावाकु डायनेस्टी के हैं, इच्छावाकु वंश के हैं, क्षत्रिय है। ये भी क्षत्रिय देखने को मिलते हैं। तीर्थंकर जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में है, वो कौन कौन से तीर्थंकर देखने को मिलते हैं?
ऋषभदेव, संभवनाथ, सुमितनाथ, सुपर्वनाथ, अनंतनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, पद्मनाथ, विमलनाथ, पार्श्वनाथ, ये 23rd है। जो इंपोर्टेंट है वो लिखना 23rd, और ऋषभदेव फर्स्ट, ये जरूरी है। जिसका जन्म यूपी में हुआ है वो देखने को मिलते हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा में मैच द फॉलोइंग यहीं से आया था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग यहीं से आया था। मैच द फॉलोइंग आपको यहीं से देखने को मिलता है। इनको मैच करवाया था। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके अयोध्या वाले जरूरी हैं। अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव, अयोध्या में सुमितनाथ, अयोध्या में अनंतनाथ, और अयोध्या में अजीत, अभिनंदन। ठीक है, वाराणसी का एसएससी सीजीएल में आ रखा है। यह सवाल एसएससी सीजीएल में भी आ रखा है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, तगड़े तरीके से याद रखना, ऐसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। 24 तीर्थंकरों की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर जो 24th नंबर के देखने को मिलते हैं वो महावीर स्वामी थे, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। बट जैनिज्म में यूपीजीके के अंदर इन सबको याद रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन स्थलों की बात करते हैं। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभानाथ मंदिर से संबंधित है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों और शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। देवगढ़ झांसी के पास है। जो देवगढ़ अपने दशावतार मंदिर के लिए भी फेमस है, और जो देवगढ़ है वो अपने देवताओं के किले के लिए भी फेमस है। द फोर्ट ऑफ द गॉड्स देवगढ़ आपको देखने को मिलता है, जो जैन धर्म से रिलेट करते हैं। देखो, मैं ये तो बता दिया, लेकिन बुद्धिज्म का एक मैं स्तूप बताना भूल गया था पीछे। बुद्धिज्म का एक स्तूप बताना मैं पीछे भूल गया। धामेक स्तूप आपको वाराणसी में देखने को मिलता है, जो बुद्ध धर्म से रिलेट करता है और यूपी में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई हुई हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखेंगे। महोबा यूपी के अंदर बनाई हुई है। अगर बेटा इसका सवाल पता कैसे बनेगा, मैं इतना बता रहा हूं भाई, तुम हंसते हुए नजर आओगे अगर तुमने ये चीज ना पढ़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए विख्यात है गोखर पहाड़। ये गोखर पहाड़ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आप बताएंगे महोबा में है। बात आई समझ में? नमस्ते आरव सिंह जी, नमस्ते। जिस हिसाब से नमस्ते कर रहे हो, तुम्हारी खेती हो रही है नमस्ते की है। यहां देखो, काकंडी देवरिया के अंदर है। यहां पे आपके 9वें तीर्थंकर लॉर्ड सुविधानाथ, जिनको पुष्पदंत भी कहा जाता है, इनका निवास स्थल काकंडी देवरिया में रहा था। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध है, जहां से पहले बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पोलिशदार मृतांड काल से कुषाण युग तक प्राप्त हुए हैं। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन का काल कन्नौज के नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता है। कल की क्लास में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि महोदय श्री किस शहर का दूसरा नाम है? बेटा, कन्नौज का ही दूसरा नाम महोदय श्री है। कान्यकुब्ज भी इसी का नाम देखने को मिलता है। क्या तुम कल बता पाए थे? नहीं बता पाए थे। यही तो चीजें पूछी जाती हैं। फिर तुम ही ना हुआ सवाल फिर करते आते हो तुम, ऐसे थोड़ी चलता है। नाम बनते हैं रिस्क से। ठीक है, रिस्क लिया करो, डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। अर्थार्थ में हूं, टेंशन फ्री रहा करो। आगे हम बात करते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसमें कन्नौज को महोदय बताया गया है। कन्नौज पे आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों पालों व राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। ये कन्नौज की विशेषताओं के बारे में चर्चा चल रही है। कन्नौज की विशेषताओं के बारे में चर्चा चल रही है। एक बच्चा कह रहा है, सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूं। भगवान करे आपके बच्चे जीते रहे। मैं आपकी जो महिला हैं जिनसे आपका विवाह हो चुका है, उनके साथ आप हमेशा बने रहे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं,
1008 में यहां से महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण भी किया था। 1018 में कन्नौज अटैक भी देखने को मिलता है। बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा के साम्य शाक्य गणराज्य की राजधानी भी थी। कपिल ऋषि का वास स्थान, इसी स्थल के नाम को कपिलवस्तु नाम से जाना जाता है। या कपिलवस्तु के बारे में जानकारी आपकी शुरू होती है। ठीक है, याद रखिए। अब यहां से मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात बताना शुरू कर रहा हूं। यहां आप हेडिंग डाल लेंगे हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां से आप डालेंगे हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वन लाइनर। उत्तर प्रदेश वन लाइनर। ठीक है, एक लाइन में हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मैं जानकारी दूंगा। अगर आप रेडी हो तो फटाफट बता दीजिए यस सर रेडी है, फटाफट बता दीजिए, बिना परेशानी के बताओ। देख रहे हो, अभी मैंने एक बच्चे को आशीर्वाद दिया कि भगवान करे आपके बच्चे जीते रहे। मैं तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं कि मैं इनको भी आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम्हारे बच्चे जीते रहे। मैं छे नहीं, अब तुम्हें आशीर्वाद मैंने बदल दिया। भगवान करे आपका विवाह देर से हो, 40 साल की उम्र में। आगे बात करते हैं। यह ध्यान दे लो, मुझसे भाई ऐसे तुम मजाक नहीं कर सकते, मैंने बहुत बार बताई है। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। ओके, यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एंशिएंट इंडिया से रिलेट करेंगे। मेजर इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स की बात करेंगे, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख प्राचीन काल घटनाएं, प्राचीन कालीन घटनाएं, घटना जो यूपी में घटित हुई, यूपी में घटित हुई हैं, यूपी में घटित हुई, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रमुख ऐसी घटनाएं जो यूपी के अंदर घटित होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बुद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से साक्ष्य मिले हैं। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। शाक्य गणराज्य महात्मा बुद्ध का गणराज्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शाक्य गणराज्य की कैपिटल क्या थी, तो आप बताएंगे शाक्य गणराज्य की कैपिटल कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य की कैपिटल कपिलवस्तु थी जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर है। कपिल ऋषि का वास स्थान इसी स्थल पर था, इसी वजह से कपिलवस्तु नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, पूछा है इट वॉज द हब ऑफ द श्रावस्ती वाराणसी रूट एंड आपका वैशाली पुरुषपुर रूट। यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग था, वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल था। कौन? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की बात चल रही है, कपिलवस्तु की बात चल रही है। कामपिल्य, यहां से कामपिल्य के बारे में बात शुरू हो रही है। कामपिल्य बदायूं व फर्रुखाबाद के मध्य स्थित प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? हम बात कर रहे हैं यहां पर कामपिल्य के बारे में। कामपिल्य के बारे में बात कर रहे हैं जो बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य में स्थित है। यह प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। अहरोरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख नाम तथा सारनाथ वाराणसी एवं कौशाम्बी प्रयागराज से लघु स्तंभ लेख मिला है। अशोक से रिलेट करने वाले जो मेजर फैक्ट हैं वो यूपी में यहां यहां देखने को मिले हैं। यूपी में यहां यहां पर आपको देखने को मिले हैं। सिंपल, बहुत बढ़िया। आगे हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये फैक्ट है आपके। आगे हम बात करेंगे, ये कुछ फैक्ट है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए भाई अनूप सिंह कह रहा है ऐसे पढ़ाओगे तो यूपीएसआई में तो नहीं होगा, जज जरूर बन जाएंगे। अनूप सिंह का कहना है। अनूप मेरे लाल, अनूप सिंह का जो रूप है मैं अभी बदल देता हूं। अनूप मेरे भाई, मेरे ख्याल से आपकी आईसाइट थोड़ा बहुत काम करती होगी। बेटा 19 घंटे में बीएनएस खत्म। ठीक है, 8 घंटे 26 मिनट में पॉलिटी खत्म। अनूप आप देखते रहना बेटा, आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके मन में तो एक भय आ चुका है। 36 क्लास में माइनर एक्ट खत्म, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है अनूप लल्ला, थोड़ा दिमाग का भी यूज करो। अगला पॉइंटर हम देखते हैं, अशोक की राजकीय घोषणाएं। हम देखते हैं अशोक की राजकीय घोषणाएं।
उसमें आपको देखने को मिलते हैं कई सारी चीजें। अशोक की राज की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्णित है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये सिंपल है, हम जानते हैं। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों के संग भेद रोकने का आदेश देता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है और यह स्मॉलेस्ट अभिलेख भी कहलाता है। स्मॉलेस्ट अभिलेख भी कहलाता है। स्मॉलेस्ट अभिलेख भी आपका कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यह भी देखने को मिलता है, अशोक के, अगर मैं शिलालेखों की बात करता हूं, अशोक के 33 शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख 33 है। अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं लल्ला 33, स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं 14, स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं 14। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं। सोहागौरा ताम्रलेख गोरखपुर मौर्य काल का। यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्रलेख में यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन के द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख भी उत्कीर्णित है। यह गुप्त काल की देखने को मिलती है। यह प्रयागराज से है। यह किससे रिलेट होती है? गुप्त काल से रिलेट होती है। यह गुप्त काल से रिलेट होती है। मैंने आपको यहीं पर यह समझाने की कोशिश करी कि जो आपको सोहरगौरा ताम्रलेख आपको देखने को मिलता है गोरखपुर का, वो मौर्यन काल का है। और ताम्रलेख पर पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। यह भी देखने को मिलता है। याद रखेंगे इस चीज को भी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस चीज के बारे में बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। यह काशी से रिलेटेड फैक्ट आपको देखने को मिल गया। अच्छा, आपका जिला कौन कौन सा आप मुझे बता दीजिए। आपके जिले के बारे में फैक्ट मैं बताऊंगा जो एंशिएंट इंडिया से जुड़ता है। आप अपने जिले का नाम भी बता दीजिए ताकि मैं आपके जिले के बारे में जो फैक्ट एंशिएंट इंडिया से है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। एटा जिले के कंटीगरा गांव में ईसा पूर्व 200 से 600 ईस्वी काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कहां पे प्राप्त हुए हैं? कंटीगरा ईटा में प्राप्त हुए हैं। ये एटा गांव के अंदर। गढ़वा प्रयागराज से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये गुप्ताज के एरा का है। कहां का है बेटा? ये गुप्ताज के एरा का है। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बगैर हिस्ट्री पढ़े यहां पर आ गया है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। आपको पहले मेरी हिस्ट्री की क्लास पढ़नी पड़ेगी। सर हिस्ट्री कैसे पढ़ ले? बैच ही नहीं है। बैच नहीं है तो आप चाहे बैच ले लीजिए, तब आप पढ़ सकते हैं इसको। और अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो तरीका एक और है। अगर आप क्वेश्चंस के माध्यम से समझ पाते हैं, एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। ये प्लेलिस्ट कौन सी है जी? आपकी ये वाली, कंप्लीट जीएस फॉर एसएससी सीजीएल एंड यूपीएसआई। क्लिक करो। एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट वन शॉट है 7 घंटे 22 मिनट का। इस पूरी वीडियो को देख लेना, उसके बाद आना यहां पर। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मुजफ्फरपुर के बारे में बात बतानी है वो। चलिए, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन करता है। स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको। यहीं पर थोड़ा सा पेज क्रिएट करके मुझे बताना पड़ेगा। जो गुप्ता डायनेस्टी आपको देखने को मिलते हैं, गुप्त वंश देखने को मिलता है। गुप्त वंश, गुप्त वंश में श्रीगुप्त देखने को मिलते हैं सबसे पहले। श्रीगुप्त के बाद आपको घटोत्कच देखने को मिलते हैं। घटोत्कच, घटोत्कच देखने को मिलते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं चंद्र प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिलते हैं। बहुत प्रतापी शासक थे। इसके बाद समुद्रपाजी, समुद्रगुप्त आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके बाद कुमारगुप्त देखने को मिलते हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आएंगे। इनके बाद ही आपको कुमारगुप्त देखने को मिलते हैं। कुमारगुप्त देखने को मिलते हैं। कुमारगुप्त के बाद 5 शासक आएंगे और उन 5 शासकों के बाद स्कंदगुप्त आएगा। उनके बाद स्कंदगुप्त आएगा। स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है, कुछ एक साइकिल। ठीक है, जो गुप्ताज के बारे में बात बताती है।
तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें यहां पर बताई गई थी कि जो गढ़वा प्रयागराज से आपको क्षेत्र देखने को मिलता है वो कुमार गुप्त के 2 शिलालेखों तथा स्कंद गुप्त के 1 शिलालेख से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है, पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन करता है। इसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने घेरवाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक को पराजित किया था। इस युद्ध को आपका जो कहा जाता है वो चंदावर का युद्ध कहा जाता है। देवगढ़ ललितपुर के अंदर प्राप्त है। यह आपका कन्नौज के बारे में एक और फैक्ट है। देवगढ़ आपका ललितपुर जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य मूर्तिकला साक्ष्य मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर का उल्लेख भी देवगढ़ से ही देखने को मिलता है, जो झांसी के नजदीक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। यहीं से नागर वास्तुकला की शुरुआत होती है। यहीं से नागर वास्तुकला शुरू हुई। यहीं से नागर वास्तुकला शुरू होती हुई दिखाई देती है। जहां अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का उद्घाटन किया जाता था। इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन के द्वारा ही कई सारी चीजें शुरू की गई हैं, जैसे इसी के द्वारा ही प्रयाग मेलों की शुरुआत की गई थी। कुंभ मेलों की शुरुआत इसी ने की है। कुंभ मेलों की शुरुआत इसने की है। कुंभ मेले इसी ने शुरू करे थे, क्योंकि यही महामोक्ष परिषद का आयोजन भी किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये हो चुका है, ये डबल रिपीट हो गया पेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हर्षवर्धन का 628 ईस्वी में ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जो यूपी में ही देखने को मिलता है। बांसखेड़ा यूपी में है। यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना व सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन के द्वारा अहिछत्रक, भुक्ति व मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्णित की गई है, जो बांसखेड़ा में आपको देखने को मिलता है। हर्ष आदमी मजबूत है कुछ। हर्ष के शासनकाल की अगर मैं बात बताऊं, 606 से लेकर 647 एडी तक देखने को मिलता है। 618 में पुलकेशिन द्वितीय ने इसको नर्मदा नदी पर हराया था। 618 में इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी मैंने बता दिया, इस अभिलेख में हर्षवर्धन के द्वारा अहिछत्र, भुक्ति और मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने की बात भी की गई है। ठीक है, चलो अगला सवाल। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव का मंदिर कानपुर नगर में स्थित ईंटों से बनवाया गया मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर में भीतरगांव का एक मंदिर देखने को मिलता है, जो कानपुर नगर में स्थित है। ईंटों से बनवाया गया मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना, ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत पिरामिडकार आपको देखने को मिलती है। क्लियर, यह आपको देखने को मिलती है। भीतरगांव कानपुर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, भीतरगांव कानपुर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहां से कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कुषाणों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके जो संस्थापक हैं वो कुलज कडफिसिस देखने को मिलते हैं। कुलज कडफिसिस है, कुलज कडफिसिस है, कडफिसिस देखने को मिलते हैं। और इनकी 2 राजधानी हुआ करती थी। कुषाणों की 2 कैपिटल हैं, एक पुरुषपुर पाकिस्तान है और एक मथुरा यूपी है। एक पुरुषपुर पाकिस्तान है, पुरुषपुर पाकिस्तान है, और एक मथुरा यूपी है। इन्हीं के बारे में बताया गया है कि इनकी कैपिटल एक यूपी देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहां बहुत सारे कॉइन्स प्राप्त हुए हैं कुषाण काल के। ठीक है, आगे बताइए।
नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित भी किया था। जो समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, इन्होंने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त के द्वारा डिफीट किया जाता है गणपति नाग को, जो मथुरा के रूलर थे। ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा मेजर सेंटर था जो आपको शतक टेक्सटाइल बनाया करता था, और यह श्वेतांबर जैन्स के लिए प्रमुख था। मथुरा श्वेतांबर जैन्स का प्रमुख क्षेत्र रहा है। मथुरा श्वेतांबर जैनों के लिए प्रसिद्ध था। श्वेतांबर जैनों के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध रहा है। किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? श्वेतांबर जैनों के लिए प्रसिद्ध रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, 1018 में मथुरा 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस करके इसमें लूटपाट करी थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, लूटपाट करी गई है यहां पर। ठीक है। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर बीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट भी किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया। राजघाट वाराणसी के समीप में उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभान संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो राजघाट के अंदर है। यह भी इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। कौन सा? श्रावस्ती। 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ का क्या था? केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। यहां के साहूकार अनाथ पिंडक ने जैतवन महाविहार बौद्धों का अनुदान भी दिया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती है। ये श्रावस्ती के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती से कनिष्क के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में संतिशा फरुखाबाद के समीप स्थित पांचाल महाजनपद प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघों में स्त्रियों को प्रव्रज्या की अनुमति दी थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की जो माता थी, दीक्षा पाने वाली पहली स्त्री बनी थी। और दूसरी स्त्री कौन बनी थी? आम्रपाली। दूसरी स्त्री इसमें आम्रपाली देखने को मिली थी। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। इसके अलावा शंकिसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। शंकिसा भी यूपी में ही है। प्राचीन काल में इसी पत्तन मिगदाव ऋषिपत्तनम मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था, जो वाराणसी है। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ भी बनवाया है, जो यूपी में देखने को मिलता है, जो वाराणसी में है। यूपी वाराणसी में देखने को मिलता है। इसी सिंह स्तंभ लेख के शीर्ष पर स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया है, जिसको 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया जाता है। बाबू, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, 4 पेज और बचे हुए हैं। ये वन लाइनर चल रहे हैं आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के वन लाइनर चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन हैं। लाइक करो फटाफट से। कैसी बात कर रहे हो? लीजिए। हैंसवांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सारनाथ वाराणसी थेरवाद बुद्धों का एक आपका संघ होता है, जो बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धामेक स्तूप भी देखने को मिलता है, जो फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख भी किया है। सोहागौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। इसमें पॉलिशदार मृतभांड मिले हैं। यहां मौर्योत्तर युगीन के जो कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, हस्तिनापुर मेरठ जिले से ऊपरी गंगा घाटी में संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहां मृतभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग के साक्ष्य भी मिलते हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्य उत्तरकालीन प्रसर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के और कुषाणों के सिक्के, योद्धाओं की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नाम के शासक ने की थी। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से आपको देखने को मिलते हैं, और हुलास खेड़ा से कुषाण काल के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। यहां आपका ये होता है लास्ट पेज। यहां से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकास व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के और कुषाणों के ताम्र सिक्के भी देखने को मिलते हैं। ये कहां की बात चल रही है सर? ये हुलास खेड़ा की बात चल रही है। हुलास खेड़ा,
यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के आपके भग्नावशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्तकालीन में उत्कीर्णित मोहरे, हाथी दांत की कंघी तथा मोहरे छपी प्राप्त हुई हैं। ये भी इसके बारे में वन लाइनर हो गया। तो बाबू ये इसके बारे में थोड़ा वन लाइनर वगैरह हमने क्लियर कर दिए कि वन लाइनर कैसे कैसे हो सकते थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी, आपने उस जानकारी को समझा और चीजों को समझने का प्रयत्न किया। बड़ा बढ़िया मुझे भी लगा, आपको बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं। ठीक है, याद रखिए, बताते हैं थोड़ा सा। देखो बात को समझिए, अभी मैंने आपको जैसे वन लाइनर क्लियर की है, इसमें कंप्लीट थ्योरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचने लगेंगे सर हिस्ट्री तो आप 100 क्लासों में पूरी कराते हो, तो आज इतनी कम क्लासों के अंदर आपने इसको कैसे करा लिया। वास्तविकता में मैंने आपको केवल वन लाइनर कराया है, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर कंप्लीट थ्योरी करा दो, यूपी जीके हिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी करा दो, पानी ले आना एक और, तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं। आप एक बार कहिए तो सही, मैं आपको वो भी कवर करा के दूंगा। अभी तो मैं वन लाइनर इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके एक बार में तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि कौन सा जिला किस लिए फेमस है। ये जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना, इसमें पता है क्या बहुत सारे समझदार बच्चे यहां पे आके कहेंगे कि सर ये क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। बेटा ये वन लाइनर फैक्ट है, एक किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको काफी थियरी में पढ़ाया, कल की क्लास आप देख लेना, पूरी अरेंज थियरी है। बट ये वन लाइनर में आपसे एज ए ट्रायल मेथड में आप इसको लेकर आया था। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं रेगुलर की तरह ही करवाइए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं हमेशा की भांति अपनी कंप्लीट डिटेल्ड थियरी पर लेकर आऊंगा। फिर आप उसको पढ़ना। यूपी जीके के लिए अगर आपको जीत राणा जीएस से कहीं और अधिक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है तो बेकार है। फिर अगर मैंने आपको कह दिया ना यूपी जीके में इससे अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। अब छोड़ दिया इस जीवन का, है भार तुम्हारे हाथों में, है यूपीएसआई तुम्हारे हाथों में, सीजीएल तुम्हारे हाथों में, यही आपको कहना है। निश्चिंत रहिए, इस बार आपका यूपीएसआई पूरा होगा, दिल्ली पुलिस पूरा होगा, सीजीएल पूरा होगा, रेलवे एग्जाम्स पूरे होंगे और सबके सब जीत राणा जीएस यहां से आपके अपने चैनल से। बेटा ये तो अभी झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। ठीक है, लो ऐसा पढ़ाने के लिए रेडी मेरी मध्यकालीन भारत भी है, उसको भी मैं करा सकता था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन करा दूं ताकि मध्यकालीन भारत में आपको अगली क्लास में करा दूं, क्योंकि टोटल क्लास वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पूरा बोर्ड इसी प्रकार से रेडी किया गया है। सर नोट्स भी बनाना है, बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस प्रकार के सवाल आपके बनेंगे। बताओ बेलन घाटी के पुरापाषाण कालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप मुझे बताइए बेलन घाटी आपको कहां से देखने को मिलती है, बेलन घाटी साक्ष्य आपको कहां देखने को मिलते हैं। सर सुपर टेट में भी यूपी जीके आती है। बेटा ये यूपी जीके नहीं है, सुपर यूपी जीके, कैसी बात कर रहे हो। देखिए बेलन घाटी के पुरापाषाण कालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित देखने को मिलते हैं, सवाल आपसे पूछा है। आप बताएंगे सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज। मैं आपको बता चुका हूं जो मिर्जापुर क्षेत्र है वो बेलन घाटी का मेजर साक्ष्य है। करेक्ट आंसर होगा सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज। ठीक है, सिंपल, ए इसका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं लुहारदेवपुरा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित आपको देखने को मिलता है। लुहारदेवपुरा स्थल आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, किस जगह पर है ये। अच्छा जो लुहारदेव है यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं सबसे पुराने चावल के साक्ष्य, सबसे पुराने चावल साक्ष्य भी यहीं देखने को मिलते हैं। चावल के सबसे पुराने साक्ष्य 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के हैं। यह भी एक नई खोज आपकी हो जाएगी, इसके बारे में आप बताएं। पीडीएफ आपको अपने खुद के टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है सर मेरे हाथों में यूपीएसआई है। हां क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं इसलिए निश्चिंत रहिए। तथास्तु। संत कबीर नगर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। जो लोहरादेवपुरा स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में आपको देखने को मिल जाता है।
संत कबीर नगर देखने को मिल जाता है। ठीक है विकास भाई, चैनल पे आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी क्लास पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नवपाषाण काल के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, बताइए। इसके बारे में बता चुका हूं, नवपाषाण काल के हथियार वगैरह आपको प्राप्त कहां से हुए हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आप क्लियर तौर पर बता पाएंगे। देखिए जी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, नवपाषाण काल के जितने भी साक्ष्य हैं वो इन्हीं 4 जगह से आपको मिले हैं। यह सवाल पीसीएस रिपीटेड है। अगला सवाल ये रहा, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है? 4 महाजनपद नहीं है, 8 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में है। शतपथ ब्राह्मण में किस महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बताओ। यह सवाल तो मैंने आज ही कराया था, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके के सवाल आते हैं आपके। फटाफट बताइए। ठीक है आगे बताइए। भाई ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये चैनल मेरा, जो कमेंटों में जो चैनल बच्चा बना के आ रहा है, भेस बदल के आ रहा है, ये मेरा चैनल नहीं है, कोई बालक है ये। शतपथ ब्राह्मण में किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है, बताओ। शतपथ ब्राह्मण यानी आपको बताया गया है कि सर कौन सा ग्रंथ है, ये कौशल अवध का जिक्र किया गया है, अवध का जिक्र किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। सूरसेन महाजनपद किस आधुनिक नगर के समीप स्थित था? सूरसेन की कैपिटल मथुरा, सूरसेन की कैपिटल मथुरा, तो किस क्षेत्र के नजदीक होगा? सर जी मथुरा के तो नजदीक ही होगा ना। फिर राजस्थान से प्रणाम भैया, राजस्थान याद रखेंगे। इसमें सूरसेन महाजनपद किस आधुनिक नगर के समीप है? मथुरा के समीप है, याद रखेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है? वत्स महाजनपद की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है? वत्स राजधानी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौशाम्बी नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? कौशाम्बी नाम से इसको वर्तमान में जाना जाता है, कौशाम्बी नाम से जाना जाता है। कुशीनगर किस विदेशी आक्रमणकर्ता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? द एविडेंस ऑफ विच फॉरेन इन्वेजन हैज बीन फाउंड फ्रॉम कुशीनगर। कुशीनगर से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कुशीनगर से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। मैंने आपको बताया था कुशीनगर से साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें हूणों से स्कंदगुप्त लड़ा है, हूणों से स्कंदगुप्त लड़ा है, स्कंदगुप्त वर्सेस हूण। यहां पे आपको देखने को मिलते हैं साक्ष्य मिले हैं स्कंदगुप्त वर्सेस हूण के, स्कंदगुप्त वर्सेस हूण के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है, बताइए। यहां गौतम बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी जीवन व्यतीत किया है, इस वजह से इसको बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। यह बात तो आपने पढ़ी थी आज, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? यस सर पढ़ी थी, वेरी गुड, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक बहुत जरूरी क्लास है। जो भी बच्चे वर्तमान में क्लास में मौजूद हैं, आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, आप ये बताइए आप में से कितने लोगों का दिल्ली पुलिस का पेपर है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपका असली नाम क्या है भाई? जिन्होंने ये कह रहे हैं सर आपके लिए हमने नाम रख लिया, आपका असली नाम क्या है भाई? आप लोगों को मैं एक विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल आपके लिए टॉप 200 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर 2025। कल सुबह 11 बजे ये क्लास आपकी होनी है, तो इस क्लास को जाके अभी लाइक कर दीजिएगा, जो आपको बेस्ट क्लास देखने को मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन इसमें हम करेंगे और आर पार का डिस्कशन इसमें होगा करंट अफेयर्स का। उस क्लास को अभी जाके लाइक कर देना हर एक बच्चा, मैं वहां जाके देखूंगा किस किसने लाइक करी है, याद रखना इस बात को। और यूपी जीके के अंदर भौकाल जारी रहेगा। बीएनएस की क्लास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। आर पार की क्लास बीएनएस की आपको देखने को मिल जाएगी, जरूर देखना बीएनएस की इस क्लास को। ठीक है, पूरे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी कोर्स देखना चाहते हैं हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। कल मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।